This video is based on the topic gravimetric analysis. इस वीडियो में मैं आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, उसके टाइप्स, उसकी डिटेल मेथड और वीडियो के लास्ट में इस मेथड के थ्रू जो कैलकुलेशन की जाती हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, वो कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। किसी एलिमेंट या कंपाउंड के एनालिसिस के कई सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से एक मेथड है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मेथड। ये एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है जिसमें किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन या किसी कंपाउंड के अमाउंट का डिटर्मिनेशन उसके मास या वेट को मेजर करके किया जाता है। मींस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास। और उस सब्सटेंस के मास को, जो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसके मास को डिटरमाइन करने के लिए उस सब्सटेंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्योर फॉर्म में आइसोलेट करके फिर उसका वेट करके उस सब्सटेंस के अमाउंट का पता लगाया जाता है। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, जो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस को केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्योर फॉर्म में आइसोलेट करते हैं, फिर कैलकुलेशन के द्वारा उसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट का पता लगाते हैं। यहाँ पर जिस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो ये है कि जिस एलिमेंट या कंपाउंड का मास डिटरमाइन करना है, उस कंपाउंड को केमिकल प्रोसेस के थ्रू किसी स्टेबल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उस स्टेबल आइसोलेटेड कंपाउंड का वेट करना है, क्योंकि वे करने के लिए जो फॉर्म है वो सॉलिड होनी चाहिए। आइसोलेटेड कंपाउंड का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन जरूरी है और वो सॉलिड फॉर्म स्टेबल भी होनी चाहिए, नहीं तो वेइंग के दौरान उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से जो कैलकुलेशन है उसमें एरर आ जाएगी। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रोसेस का एक सिंपल ओवरव्यू कुछ इस तरह होता है कि किसी सॉल्यूशन में कोई एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट है सॉल्युबल फॉर्म में। इस सॉल्युबल कंपाउंड या एलिमेंट को किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनसॉल्युबल स्टेबल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस इनसॉल्युबल स्टेबल सॉलिड फॉर्म का वे करते हैं और कैलकुलेशन से उसका अमाउंट या कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। अब ये जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के टाइप्स हैं, ये डिपेंड करते हैं कि किस केमिकल प्रोसेस के द्वारा कंपाउंड को सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का पहला टाइप है प्रेसिपिटेशन मेथड या प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मेथड। इस मेथड में सॉल्युबल कंपाउंड को प्रेसिपिटेट करवाते हैं उसे आइसोलेट करने के लिए। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट तब फॉर्म होता है जब कोई सॉल्युबल कंपाउंड इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉलिडिफाई होकर सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। इस प्रेसिपिटेट को आइसोलेट या सेपरेट करके फिर इसका मास डिटरमाइन करते हैं फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। दूसरा मेथड है वोलेटिलाइजेशन मेथड। ये मेथड तब अप्लाई करते हैं जब या तो एनालाइट या मैट्रिक्स, यानी कि या तो जो एनालिसिस किया जाने वाला कंपाउंड है या जो सॉल्वेंट है, दोनों में से कोई एक भी वोलेटाइल नेचर का होता है। इस प्रोसेस में सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी एक फेस को वोलेटाइल करवाते हैं और फिर किसी एक फेस का, यानी कि या तो वोलेटाइल फेस का या जो रिमेनिंग नॉन वोलेटाइल फेस है, उसका इनिशियल एंड फाइनल वेट उसको डिटरमाइन करके किसी भी एक फेस का वेट निकाला जा सकता है फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इसमें कंपाउंड सॉल्यूशन में सॉल्युबल फेस में सेपरेट होकर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इलेक्ट्रोड के इनिशियल एंड कंपाउंड डिपॉजिट होने के बाद के वेट का डिटरमाइन करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इनिशियल वेट क्या है और उनका फाइनल वेट क्या है। उनके बाद जो उनके वेट का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है उनके ऊपर डिपॉजिट होने वाले कंपाउंड का। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री मेथड में मास डिटरमाइन करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की।
इस मेथड को समझने से पहले इसकी बेसिक थ्योरी को समझना जरूरी है। प्रेसिपिटेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी सॉल्युबल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इतनी लो या इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो एलिमेंट या कंपाउंड इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉलिडिफाई हो जाता है और सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, और यही सॉलिडिफाइड हुआ कंपाउंड प्रेसिपिटेट कहलाता है। जब किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोई आयोनिक कंपाउंड दूसरे आयोनिक कंपाउंड से कंबाइन करता है और इस आयोनिक इंटरेक्शन की वजह से कंपाउंड का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जिसके कारण कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कभी कभी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि कंपाउंड इनसॉल्युबल होकर सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी चेंज जो है वो आयोनिक इंटरेक्शन, टेम्परेचर चेंज या पीएच चेंज की वजह से भी इंड्यूस हो सकती है, या कभी कभी इसको केमिकली इंड्यूस भी करवाया जाता है। इसके बाद जब कंपाउंड इंसॉल्युबल होकर सॉलिडिफाई हो जाता है यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, तब इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसका वेट करते हैं और फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। प्रेसिपिटेशन की वजह से कोई कंपाउंड प्योर फॉर्म में ही सेपरेट होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर आयन की कम होती है और केवल वही आयनिक कंपाउंड प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट होता है। यहाँ पर फिर से आपको डायग्राम की हेल्प से थोड़ा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बेसिक आउटलाइन बताता हूँ। फर्स्टली जो भी एनालाइट है उसकी नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया जाता है। सेकेंड पार्ट में उसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला जाता है, यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को इंड्यूस या स्टार्ट करता है। फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं, और बाद में इस रेसिड्यू को सुखाकर उसका वेट करते हैं फॉर फर्दर एनालिटिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस। अब देखते हैं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की स्टेप्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली स्टेप है एनालाइट का सॉल्यूशन बनाना। दूसरी स्टेप है किसी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड करके प्रेसिपिटेशन इंड्यूस करना। तीसरी स्टेप है डाइजेशन। चौथी स्टेप है फॉर्म प्रेसिपिटेट को फिल्टर करना। पांचवी स्टेप है वॉशिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट। फिर छठवीं स्टेप में वॉश्ड प्रेसिपिटेट की ड्राइंग एंड इग्निशन प्रोसेस होती है। उसके बाद जो ड्राई प्रेसिपिटेट है उसकी वेइंग की जाती है, एंड लास्टली कैलकुलेशन पार्ट आता है। तो अब इन सभी स्टेप्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली स्टेप थी प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल। इसके लिए जो एनालाइट है यानी जिस कंपाउंड का एनालिसिस करना है उस कंपाउंड की नॉन कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है बाय डिसॉल्विंग इट इन एनी सुटेबल मीडियम और सॉल्वेंट, और अगर कभी ज़रूरत हो तो ज़्यादा कंसनट्रेट सॉल्यूशन को थोड़ा डाइल्यूट भी कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरी स्टेप थी प्रेसिपिटेशन। इस स्टेप में एनालाइट के सॉल्यूशन में कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया जाता है जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करवाता है। मान लीजिए कि आपको किसी सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है, तो आप क्लोराइड के सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सिल्वर नाइट्रेट उसको मिला देंगे, जो कि सॉल्युबल क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। ये सिल्वर क्लोराइड इंसॉल्युबल होता है जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट है वो एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। इसके बाद स्टेप आती है डाइजेशन की। इस स्टेप में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था उस प्रेसिपिटेट को थोड़ी देर के लिए उसी सॉल्वेंट सिस्टम या मदर लिक्वर में डले रहने देते हैं और उस लिक्विड को हल्का सा गर्म करते हैं, ताकि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से और अच्छे जुड़ सकें, ज़्यादा बड़े क्रिस्टल बन सकें, और बाद में उन्हें फिल्टर करने में आसानी हो सके। डाइजेशन का एक फ़ायदा और भी है कि कुछ इम्प्यूरिटीज़ जो प्रेसिपिटेट के साथ अटैच हो गई थी वो इम्प्यूरिटीज़ वापस मदर लिक्विड में या जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं और प्रेसिपिटेट थोड़ा और ज़्यादा प्योर फॉर्म में सेपरेट होने लगता है। डाइजेशन के बाद स्टेप आती है प्रेसिपिटेशन के फिल्ट्रेशन की। इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट को फिल्टर पेपर की सहायता से सेपरेट कर लेते हैं।
फिल्ट्रेशन या तो सिंपल प्रोसेस जिसे ग्रेविटी फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं उस मेथड से, या वैक्यूम फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर करते हैं। वैक्यूम फिल्ट्रेशन मेथड में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। फिल्ट्रेशन से जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है एज ए रेसिड्यू, और जो फिल्टर्ड बचता है उसको हटा दिया जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद अगली स्टेप होती है प्रेसिपिटेट की वॉशिंग। फनल के ऊपर जो फिल्टर पेपर में प्रेसिपिटेट फिल्टर हुआ रखा है, उस प्रेसिपिटेट के ऊपर कोई सॉल्वेंट, जो कि जनरली डिस्टिल वाटर होता है या कोई दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है, उसे धीरे धीरे डालकर प्रेसिपिटेट की वॉशिंग की जाती है। सॉल्वेंट या डिस्टिल वाटर फनल के नीचे से निकल जाता है और इस तरह जो प्रेसिपिटेट है उसकी वॉशिंग हो जाती है। वॉशिंग करने से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं जो प्रेसिपिटेट के साथ ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन, उस जो प्रेसिपिटेट हैं उसके पार्टिकल्स के साथ चिपक गई थी या अटैच हो गई थी, वो इम्प्यूरिटीज़ वॉशिंग के दौरान वॉश आउट हो जाती हैं और प्रेसिपिटेट और ज़्यादा प्योर स्टेट में आ जाता है। वॉशिंग के बाद गीले प्रेसिपिटेट को सुखाया जाता है, यानी कि ये स्टेप है ड्राइंग की, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट का एक्चुअल वेट निकालना है तो प्रेसिपिटेट में से वाटर या जो सॉल्वेंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा, यानी प्रेसिपिटेट को ड्राई फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसके लिए प्रेसिपिटेट को ओवन में रखकर सुखाते हैं और इसमें जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से नीचे ही रखा जाता है, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड फॉर एनी पर्टिकुलर कंपाउंड। इसी के साथ एक स्टेप और कभी कभी ऐड की जाती है, वो स्टेप है इग्निशन की। कभी कभी प्रेसिपिटेट के क्रिस्टल्स में वाटर ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाता है, इसे वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल का ही पार्ट बन जाता है। तो इस कंडीशन में सिंपल ड्राइंग प्रोसेस के बजाय इग्निशन प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। इसमें प्रेसिपिटेट को हाई टेम्परेचर पर थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, जिससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है और एनहाइड्रस स्टेबल क्रिस्टल्स ऑफ प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, इसमें जो 5H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन है। इग्निशन प्रोसेस के लिए मफल फर्नेस यूज होती है। अब ड्राई प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाने के बाद अगली स्टेप होती है वेइंग की। ड्यूरिंग ड्राइंग में प्रेसिपिटेट गर्म हो जाता है, तो उससे पहले प्रेसिपिटेट को पहले ठंडा करते हैं डेसिकेटर में रखकर। डेसिकेटर में इसलिए रखते हैं ताकि प्रेसिपिटेट में वापस मॉइस्चर ना आ जाए। एक्यूरेट वेइंग के लिए एनालिटिकल या डिजिटल बैलेंस का यूज़ करते हैं। ड्राइंग के बाद प्रेसिपिटेट को बार बार वे करके देखते हैं और ड्राइंग प्रोसेस को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि प्रेसिपिटेट का वेट कांस्टेंट ना हो जाए, यानी कि वेट में वेरिएशन आने बंद ना हो जाए, तब तक ड्राइंग और वेइंग की जाती है। जब एक कांस्टेंट वेट आ जाता है, इट मीन्स ये माना जाता है कि अब जो आपका प्रेसिपिटेट है वो प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। जब तक प्रॉपर ड्राई नहीं होगा तब तक वेट में वेरिएशंस आते रहेंगे। प्रेसिपिटेट के एक्चुअल मास या वेट को बैलेंस की सहायता से प्राप्त करने के बाद हम सैंपल में प्रेजेंट एनालाइट की कंसंट्रेशन या मास का पता लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी सैंपल में क्लोराइड आयन की मात्रा का पता लगाना है, तो इसके लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करना पड़ेगा एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जैसा कि आपको पहले बताया था। सिल्वर नाइट्रेट को जब क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर क्लोराइड का, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट रिप्लेस हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड के साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेगा। और जो इसकी इक्वेशन है वो इस प्रकार से होगी, सिल्वर इन एक्वस फॉर्म प्लस क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म गिव्स सिल्वर क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट आउट हो जाएगा। तो फिर हम सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट को आइसोलेट करके ड्राई करेंगे, उसका एग्जैक्ट वेट निकाल लेंगे और प्रेसिपिटेट के मोल्स को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिपिटेट है सिल्वर क्लोराइड, तो प्रेसिपिटेट में सिल्वर क्लोराइड के मोल्स को निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ प्रेसिपिटेट, जो हमने बैलेंस से वे करके प्राप्त किया था, अपॉन मोलर मास ऑफ प्रेसिपिटेट।
अब मान लेते हैं कि जो प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त हुआ था उसका वेट 0.054 ग्राम था, मान लेते हैं, जबकि सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास होता है 143.32 ग्राम पर मोल। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें प्रेसिपिटेट के रूप में सिल्वर क्लोराइड के 3.77 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स प्राप्त हुए। अब हम केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखें तो AgCl में 1 मोल सिल्वर और 1 मोल क्लोराइड का है। AgCl दोनों के 1-1 मोल हैं। अगर हम ये माने कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में जितने भी क्लोराइड आयन थे वो सभी क्लोराइड आयन सिल्वर क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो चुके हैं, यानी जितने मोल सिल्वर क्लोराइड के हमें मिले हैं उतने ही मोल क्लोराइड के उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे। तो इस तरह हम किसी भी आयन या एलिमेंट की मोलर कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। साथ ही हम चाहें तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्लोराइड के मोलर कंसंट्रेशन के साथ साथ क्लोराइड के मास का भी पता लगा सकते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्लोराइड का मास होगा मोल्स ऑफ क्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ क्लोराइड आयंस। यहाँ पर हमने अपनी कैलकुलेशन में पाया था कि क्लोराइड का मोलर कंसंट्रेशन यानी क्लोराइड के मोल्स की संख्या आई थी 3.77 इंटू 10⁻⁻4, जबकि क्लोराइड का मोलर मास होता है 35.45 ग्राम पर मोल। तो अगर हम 3.77 इंटू 10⁻⁻4 को 35.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्लोराइड का मास भी पता लग जाएगा। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू प्राप्त हुई है 0.01336 ग्राम, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में 0.01366 ग्राम क्लोराइड प्रेजेंट था। तो इस तरह प्रेसिपिटेट का वेट निकालकर हम किसी सॉल्यूशन में किसी आयन या मॉलिक्यूल के मोल्स की संख्या यानी मोलर कंसंट्रेशन और उस सॉल्यूशन में आयन या एलिमेंट या कंपाउंड का मास भी पता लगा सकते हैं। अब हम चाहें तो क्लोराइड आयन का मास पता चलने के बाद हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्लोराइड के मास को ओरिजिनल सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्लोराइड की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। माना कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50 ml है या 0.05 लीटर है, तो क्लोराइड का मास हमने कैलकुलेट किया था 0.01336 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में मिलेगी 0.2672 ग्राम पर लीटर। यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी थी उसमें 0.2672 ग्राम क्लोराइड प्रेजेंट था। तो इस तरीके से हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कैलकुलेशन करके किसी भी कंपाउंड का मोलर मास, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड इट्स कैलकुलेशन। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।